हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 2 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ITR 2 एक बहुत ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आप लगभग सभी इनकम को दिखा सकते हो सिवाय बिजनेस इनकम के। ITR 2 का जो फॉर्मेट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन कैलकुलेशन में चेंजेस हुए हैं। तो उन सब चीजों को इस वीडियो में हम कवर करते जाएंगे। नया टैक्स सिस्टम आप चुनते हो या पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हो, ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, सैलरी को कवर कर लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को कवर कर लेंगे, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से हो या शेयर से हो उन दोनों को कवर कर लेंगे, कैपिटल लॉस का भी हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का लॉस है तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अदर सोर्स का इनकम, डिडक्शन, एग्रीकल्चर इनकम, वर्चुअल डिजिटल असेट्स और पेमेंट वगैरह अगर हम करते हैं तो वो भी हम देख लेंगे। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो उसको भी हम कैसे रिफंड करा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप देख सकते हो। लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शेड्यूल ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप भी एक फाइल बना लीजिएगा जहां पर आपका सारा डिटेल एक जगह पर मिल जाए, ताकि ITR भरते समय आपको यहां वहां देखना ना पड़े। सब कुछ एक जगह पर रहेगा तो ITR भरने में आसानी होगा। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, एग्रीमेंट या हजारों कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। इनकम टैक्स का वेबसाइट है incometax.gov.in। इसको जब एक्सेस करोगे तो इस तरीके से आपको पोर्टल आ जाएगा। लॉगिन का यहाँ पर बटन है, इस पर क्लिक करिए। अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना है। वैसे तो हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि किन बातों का हमें ध्यान देना होता है ITR भरने से पहले, जहां पर डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना है, प्रीवैलिडेट है या नहीं। बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। और TDS रिफंड है तब तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज TDS रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। उसके बाद आपको देखिए AIS भी अपना चेक कर लेना है। AIS पर क्लिक करोगे, पॉपअप आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक करिए, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके इनकम का डिटेल दिखाई दे जाएगा। जिसने आपको इनकम दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं है। कुछ रॉन्ग होगा तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ITR जब भी आप फाइल करते हो वो मैच होना चाहिए आपके AIS वाले इनकम से। अदरवाइज पिछले साल बहुत सारे लोगों को इश्यू हुआ था, TDS रिफंड आने में दिक्कत हो गया था, कुछ लोगों को तो नोटिस तक आ गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। इस पर जाकर आप अपने TDS का डिटेल चेक कर सकते हो। आपको चेक कर लेना है कि आपका TDS अप टू डेट हो गया है या नहीं। यहाँ पर अप टू डेट हुआ होगा तो उसको आप ITR में दिखा सकते हो और TDS रिफंड का क्रेडिट ले सकते हो। अब बैंक डिटेल, AIS और उसके अलावा 26AS भी हमने चेक कर लिया हुआ है। अब हमें चेक कर लेना है अपना कॉन्टेक्ट डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहे तो आपको पता चल जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ बिल्कुल अपडेट है। अब हमें ITR फाइल करने की तरफ आगे बढ़ना है। आपको होम स्क्रीन पर ही फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, या तो देखिए ई फाइल में जाइए, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है और यहाँ पर भी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। चाहे यहाँ पर क्लिक करो और चाहे यहाँ पर, दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको ये वाले रो में जाना है, टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। असेसी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है इंडिविजुअल, तो इसको हम रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में ITR 2 है, नीचे प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नया पेज आ गया, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन हमें देना है कि हम ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन हैं। अब ITR किसको फाइल करना पड़ता है इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हमारे केस में हमारा इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको शेड्यूल का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल शेड्यूल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 हेड दिए गए हैं,
जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स, अदर, सबको बारी बारी से सिलेक्ट करिए। जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको शेड्यूल दिखाई देगा, ठीक है। जैसे जनरल हमने किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनकम हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इनकम डिटेल इंटर करने के बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं इसलिए सारा कुछ हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको सारा कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एप्लीकेबल होगा वही सिलेक्ट करिएगा। तो हमारे केस में जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था सब हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आ जाता है इस तरीके से, इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कितना शेड्यूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है। 2 ऑप्शन, या तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो या तो स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करोगे तो वही सवाल आगे चलकर आपको फिर से मिल जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से हमें एक पॉपअप आ गया है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखाई देगा, और वो डेटा कहाँ से आता है, AIS से आता है, 26AS से आता है। तो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है सही है या नहीं, वो भी आपको चेक करते रहना है, ठीक है। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, तो एक एक करके हम भरेंगे जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भरना है। पहले ही ऊपर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारा बेसिक डिटेल दिया गया है, जैसे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम मिनिमाइज कर देंगे। अब नीचे देखिए कॉन्टेक्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक करिए। यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। ये सारा कुछ आपको पहले ही अपडेट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट करने जाओगे तो आपका समय जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्टेक्ट आप अपडेट करके रखो पहले ही, ठीक है। हमारा सब कुछ अपडेट है। कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद देखिए नीचे फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फाइल्ड अंडर सेक्शन। ड्यू डेट से पहले कर रहे हो 139(1) आपको सेलेक्ट करना है। ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो 139(4), और अगर रिवाइज कर रहे हो तो 139(5), ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमसे पूछा जाता है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। सवाल यही है, लेकिन यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है। तो अगर आपको नया टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर क्लिक करना है, और अगर आपको पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू करना है तो यस पर क्लिक करना है। आप नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना टैक्स सिस्टम, जो ITR भरने का तरीका है लगभग सेम है। हम पुराना चुन लेते हैं, लेकिन अगर आप नया टैक्स सिस्टम भर रहे हो तो भी मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। थोड़े से ही चेंजेस हैं, और वो क्या चेंजेस हैं उनको मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए चेंजेस जो हैं वो कैलकुलेशन में होते हैं आखिरी में, और कैलकुलेशन का डिटेल हमें और आपको इंटर नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही आता है। और भरने का जो तरीका है वो तो बिल्कुल सेम है, चाहे नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना, ठीक है। नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। हमारे केस में हम रेसिडेंट ही हैं, और कंडीशन क्या है, क्यों रेसिडेंट है, तो 182 दिन से ज्यादा हम इंडिया में रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, सब में हमारे लिए नो है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर एप्लीकेबल होगा आपके लिए तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है तो नो, डायरेक्टरशिप है ये भी नो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हो आप तो नहीं। उसके अलावा देखिए अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का आपका रिफंड है तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये RBI ने एक मैंडेटरी स्टेप डाला हुआ है, तो वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद LEI नंबर मिल जाएगा, तब इंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे केस में 50 करोड़ से रिफंड कम है, तो हमें ये इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फाइलिंग स्टेटस कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे, बैंक डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा वैलिडेटेड बैंक अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ITR भरने से पहले ही आपको वैलिडेट करके रखना है, ठीक है। TDS रिफंड है तब तो 100% करके रखना है, और नहीं भी है तो भी वैलिडेट करना ही, एटलीस्ट एक बैंक तो होना चाहिए, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा। हमारे केस में सब कुछ कंप्लीट है, तो सारा डिटेल हमने जनरल इन्फॉर्मेशन का फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन का जो हमारा टैब था वो कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आ रहा है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, शेड्यूल सैलरी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर तभी क्लिक करना जब आपको सैलरी इनकम हो। हमारे केस में मान के चलते हैं कि सैलरी इनकम है, ठीक है। अब सैलरी इनकम का डिटेल कैसे आप इंटर करोगे, आपको फॉर्म नंबर 16 मिला होगा कंपनी से, उसके आधार पर आपको डिटेल इंटर करना है। अब बहुत बार क्या होता है कि आपका डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड आ जाता है। अगर आपका सैलरी इनकम है AIS में दिखाई दे रहा तो यहाँ पर प्रीफिल्ड आ जाता है, तो चेक कर लीजिएगा सही है। अगर सही होगा तब तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर रॉन्ग होगा तो एडिट करके उसको सही कर लेना है। फिलहाल तो हमारे केस में यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते ही डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप का पेज आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉयर का डिटेल इंटर करना है, तो एम्प्लॉय का नाम और एड्रेस हमने भर दिया हुआ है। हमने यहाँ पर डेमो इंटर किया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही तरीके से एम्प्लॉय का नाम
और एड्रेस इंटर करना है अपने फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से। फिलहाल नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप पेंशनर है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो अदर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, सैलरी या पेंशन से रिलेटेड इनकम का डिटेल आपको यहाँ पर फीड करना है। सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है। 17(1) में देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? नेचर ऑफ सैलरी के नीचे देखिए ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट करिए। ये सारे ऑप्शन आपको 17(1) में मिल जाते हैं। अब हमारे केस में फॉर्म नंबर 16 है तो उस हिसाब से हम भरने वाले हैं। इनकेस आप अगर पेंशनर हो तो इस ड्रॉप डाउन में आपको पेंशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, कम्यूटेड पेंशन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेलेक्ट करके अमाउंट आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे केस में सैलरी है तो उसका डिटेल हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। फॉर्म नंबर 16 में देखिए 17(1) का अमाउंट यहाँ पर 679,200 है और इसका ब्रेकअप भी हमारे पास अवेलेबल है। एनेक्शन है हमारे पास और यहाँ पर देखिए ब्रेकअप है। जैसे कि मैंने आपको बताया 17(1) में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देख सकते हो। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, और नीचे करते जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करके अमाउंट इंटर करना होता है। जैसे कि हमारे केस में बेसिक सैलरी है 425 है तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके हम अमाउंट इंटर कर देंगे। मान लीजिए आपके केस में अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं है तो आप पूरा अमाउंट बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। ध्यान आपको तब देना है जब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो और किसी अलावेंस के एग्जेम्पशन का बेनिफिट क्लेम करने वाले हो, तब आपको ब्रेकअप चाहिए होगा। तो फिलहाल हमारे पास तो ब्रेकअप है, जल्दी जल्दी हम ब्रेकअप के हिसाब से भर देते हैं। तो सेक्शन 17(1) का जो भी ब्रेकअप था हमने इंटर कर दिया हुआ है। देखिए ITR 1 आप भरते हो तो वहां पर ब्रेकअप इंटर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ITR 2 भरते हो तो एम्प्लॉयर का एड्रेस भी इंटर करना होता है, उसके साथ साथ आपको सैलरी का ब्रेकअप भी इंटर करना होता है, वो भी सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज हमने यहाँ पर डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। नीचे देखिए अमाउंट आ गया 679,200 और ये सेक्शन 17(1) का अमाउंट है जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर 17(2) का डिटेल हम भरेंगे जो कि 50,000 है। नीचे आएंगे 17(2) है, यहाँ पर परक्विजिट का डिटेल इंटर करना होता है। यहाँ पर भी देखिए आपको ब्रेकअप इंटर करना होता है, तो इसका ब्रेकअप भी हमारे पास है, फॉर्म नंबर 12 BA में दिया गया होता है। इनकेस आपके केस में फॉर्म 16 में सेक्शन 17(2) का डिटेल नहीं है, 17(3) का डिटेल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इन सब चीजों को, ठीक है। तो परक्विजिट का भी हमने यहाँ पर डिटेल इंटर कर दिया हुआ, ब्रेकअप भी इंटर कर दिया हुआ है। सेक्शन 17(2) का भी यहाँ पर डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, सेक्शन 17(3) है, यहाँ पर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हमें दिखाना होता है जो कि हमारे केस में 20,000 है, तो 20,000 हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे केस में अदर आएगा। तो ये सब ब्रेकअप आपको दिया गया होगा। अगर ब्रेकअप नहीं दिया गया है तब तो बहुत ही सिंपल है, आप ऊपर जाइए, सेक्शन 17(1) में ही आप दिखाने की कोशिश करिए, ठीक है। पूरा हमारे केस में दिया गया है इसलिए हमने सब कुछ भर दिया हुआ है। सारा कुछ भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर D, E और F वाला रो है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है नोटिफाइड कंट्री से, मतलब आउटसाइड इंडिया से, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। नीचे आएंगे तो ग्रॉस सैलरी का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, सारे डिटेल हमने भर दिया। हमारा सैलरी का इनकम आ रहा है 749,200 जो कि बिल्कुल सही है, हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी कर रहा है। ये देखिए 749,200। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉयर का डिटेल हमारा यहाँ पर इंटर हो गया है। एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस और जो भी अमाउंट था सब कुछ यहाँ पर इंटर हो गया है। आपने अगर एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया हुआ है तो दूसरी कंपनी का डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो ऐड अनदर पर क्लिक करके। हमारे केस में मान लेते हैं एक ही कंपनी था। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर अलावेंस जो कि एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 में, उसका डिटेल हमें भरना है। अलावेंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाता है एग्जेम्प्ट अलावेंस का। देख लीजिएगा कौन कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलावेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि सेक्शन 10(5), 10(6), 10(7), 10(10), 10(10A), 10(10AA), 10(10B और हाउस रेंट अलावेंस का हो गया 10(13A), सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में। हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तो हाउस रेंट अलावेंस हम सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट को इंटर कर देंगे और नीचे ऐड का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 वाले रो में देखिए अमाउंट ऐड हो गया है। अब एक और अलावेंस का एग्जेम्पशन हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर से रो पर क्लिक करेंगे। अब नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से ड्रॉप डाउन का पेज आ गया है, सेलेक्ट कर लेंगे अलावेंस जिस पर छूट मिलना है, उसके बाद अमाउंट इंटर करेंगे और फिर से ऐड पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही दूसरे वाला अमाउंट भी ऐड हो गया है यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको अलाउंस का बेनिफिट मिल जाता है, नए टैक्स सिस्टम में आपको ये सब ऑप्शन दिखाई ही नहीं देंगे। न्यू टैक्स रिग्मे में जब आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंस हो या सेक्शन 1014 के अलावेंस, उनका एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो उनको आप सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर करके ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम फिर से चलते हैं पिछले वाले स्क्रीन पर। अब नीचे आएंगे, कोई सेक्शन 89A का अगर रिलीफ लेने वाले हैं तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट आपके केस में होगा, जैसे कि बहुत लोगों को एरियर सैलरी मिलता है एक साथ में, तो जो भी इनकम आप क्लेम करने वाले हो सेक्शन 89A के तहत रिलीफ के लिए, अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दो। और उसके साथ साथ ही आपको फॉर्म नंबर 10 भी भरना पड़ता है। उन सब का सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेट सैलरी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है। अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है या पुराना टैक्स सिस्टम, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट इस साल से दोनों ही टैक्स रिग्मे में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। इंटरटेनमेंट अलावेंस का बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको। हमने अदर सेलेक्ट किया हुआ था, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, इसलिए ये बॉक्स ही ब्लॉक है। तो टोटल यहाँ पर डिडक्शन का अमाउंट आ गया है। नीचे सेव का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल डिडक्शन का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डिडक्शन भी यहाँ पर आ गया है। नीचे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब नेट सैलरी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, अमाउंट आ गया है 660 to 300, और यही अमाउंट हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी है, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल सैलरी है, ये भी कंफर्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई रेंटल इनकम मिल रहा है या आपने बैंक लोन लिया हुआ है अपने घर पर और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब आपको इस वाले रो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है या पुराना टैक्स सिस्टम, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करिए। प्रॉपर्टी का डिटेल इंटर करिए, पिन कोड इंटर करेंगे तो स्टेट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का हमने एड्रेस इंटर कर दिया हुआ है, डेमो एड्रेस है, ठीक है। आपको सही वाला एड्रेस इंटर करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। खुद है तो सेल्फ सेलेक्ट करिए, स्पाउस है तो स्पाउस। मान लेते हैं हमारे केस में खुद है तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रॉपर्टी को ओन्ड है, तो हमारे केस में नो हम सेलेक्ट कर लेंगे। को ओन्ड नहीं है, पूरा हमारे नाम पर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। को ओन्ड अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर को ओनर का नाम भी डालना पड़ेगा, उसका पैन नंबर, ये तो ऑप्शनल है, आधार नंबर भी ऑप्शनल है, लेकिन कितना परसेंट उसका है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो नाम और परसेंटेज कंपलसरी इंटर करना पड़ेगा, फिर बेनिफिट भी आपको उस हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। हमारे केस में मानते हैं कि हम पूरा ओन करते हैं तो नो पर सेलेक्ट कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, क्या खुद रहते हो या रेंट पर दिया हुआ है या डीम्ड लेट आउट है। अगर रेंट पर दिया हुआ था तो लेट आउट सेलेक्ट करिए। लेट आउट सेलेक्ट करने के बाद आपको टेनेंट का नाम इंटर करना है, और उसके अलावा देखिए पैन नंबर, आधार नंबर ये ऑप्शनल है, और अगर टीडीएस डिडक्ट किया है टेनेंट ने तो तब उसका पैन नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर टीडीएस क्रेडिट आपको लेना है तो ठीक है, तब कंपलसरी हो जाएगा। हमारे केस में मान लेते हैं टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो ये सब ऑप्शनल है, सिर्फ नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके रेंटल इनकम का डिटेल इंटर करना है। सबसे पहले तो कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होने वाला था पूरे साल भर में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 12 महीने के लिए रेंट पर दिया हुआ था, आपको पैसा 10 महीने का ही रिसीव हुआ, 2 महीने का पैसा अभी टेनेंट ने दिया नहीं, तो भी आपको यहाँ पर 12 महीने का ही अमाउंट इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिसीवेबल था, भले वो मिला नहीं है लेकिन रिसीवेबल था तो वही अमाउंट इंटर करना है। अब मान लो हमारे केस में 1,20,000 रेंट रिसीव हुआ है। दोस्तों ये डेमो है तो ऐसे ही हम यहाँ पर अमाउंट इंटर कर रहे हैं, आपको सही वाला अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद कोई रेंट ऐसा है जो आपको रियलाइज नहीं हुआ, मतलब मिल नहीं पाया है, तो जैसे कि मैंने बताया, मान लो 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला हुआ है तो यहाँ से उसको आप माइनस करवा सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाना है पूरा पहले और उसके बाद यहाँ से माइनस करवा सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया था, ठीक है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी को आपने कोई टैक्स पे किया हुआ था, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने अपना प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है तो नया टैक्स सिस्टम हो या पुराना टैक्स सिस्टम, भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, सब बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। अब लोकल अथॉरिटी का टैक्स जो है वो माइनस हो गया है,
इतना रेंटल इनकम यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद 30% देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर आपने अपनी लेट आउट मतलब रेंटल प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है तो जो भी लोन आप पे करते हो उसका जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे कि हमारे केस में मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, 60,000 प्रिंसिपल था, 90,000 इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ था, तो ये 90,000 हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा रेंट जो कि पिछले सालों का था लेकिन इस साल में मिला हुआ है और पिछले सालों में आपने उसको दिखाया नहीं था तो इस साल आप उसको दिखा सकते हो। जैसे 1 लाख रुपया आपको मिल गया है तो 1 लाख में से आप 30% माइनस करके 70,000 दिखा सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो माइनस में चले गया है। तो माइनस में जाने का मतलब है ये लॉस हो गया है और ये लॉस का हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सारा डिटेल आप इस तरीके से इंटर कर सकते हो और उसके बाद ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो डिटेल आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जब हम लेट आउट करते हैं तो मतलब रेंट पर हमने प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो। ठीक है, मान लो कि हम खुद ही रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हम सिलेक्ट करेंगे। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉक्स आते हैं। पहले बॉक्स में आपको इंटरेस्ट वाला अमाउंट इंटर करना है, मतलब आप जिस घर में रहते हो उस पर आपने होम लोन लिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा इंस्टॉलमेंट का वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भी पे करते हो मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू था लेकिन आपने पे नहीं किया हुआ था फिर भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में हमने इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है और इंटरेस्ट का अमाउंट 90,000 है तो वो हम इंटर कर देंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई पिछले सालों का अगर आपको रेंट इस साल में मिल जाता है तो 30% माइनस करके आप अमाउंट यहाँ पर दिखा सकते हो और यहाँ पर आपको 90,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए माइनस 90,000 मतलब लॉस है तो लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं पर। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हो, नए टैक्स सिस्टम में आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिखाने का बॉक्स दिखाई देता है वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा तो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। अगर लेट आउट आपने किया हुआ है तब वहां पर तो ले पाओगे बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप नए टैक्स सिस्टम में इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए इस तरीके से डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपको इनकम या लॉस जो भी होगा दिखाई दे जाएगा। अब कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का जो शेड्यूल था वो भी कंफर्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नीचे कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन हम थोड़ा बाद में भरते हैं। जो इजी वाले ऑप्शंस हैं उनको हम पहले भर देते हैं, जैसे कि शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। शेड्यूल अदर सोर्स का देखिए पेज आ गया है। यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आ गया है डिविडेंड का, इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ अगर बिल्कुल सही है तो आप इसको कुछ मत करिएगा। देखिए शो डिटेल है, इस पर क्लिक करोगे तो और डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि इंटरेस्ट में देखिए सेविंग बैंक से कितना है, डिपॉजिट से कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से और डिटेल आ जाएगा। अगर कुछ भी रॉन्ग रहेगा तो सेलेक्ट करिए और ऊपर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी एडिट आपको करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। डिविडेंड इनकम का आपको ब्रेकअप भी दिखाना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रेकअप कहाँ से मिलेगा, आपका जो भी ब्रोकर होगा वो पीरियड वाइज डिटेल आपको भेजता ही भेजता है। ठीक है, हमारा डिविडेंड का अमाउंट बिल्कुल सही है तो यहाँ नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में इंटरेस्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई स्पेशल टैक्स रेट से आपको इनकम है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, जैसे कि ड्रीम 11 का हो गया। हमारे केस में ड्रीम 11 का इनकम है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ड्रीम 11 का 30,000 हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ड्रीम 11 है 30,000 तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में हम इंटर कर देंगे। अब अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर वार्निंग आया है तो इसका भी हमें पीरियड वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा। डिविडेंड का और जो स्पेशल रेट वाले इनकम है उनका ब्रेकअप हमें देना पड़ता है। फिलहाल नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब देखिए स्पेशल रेट वाला भी इनकम यहाँ पर आ गया है। नीचे आएंगे, कुछ डिडक्शन अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जाने देंगे। नीचे और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर सारा अदर सोर्स का हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। और नीचे आएंगे, रेस हॉर्सेज अगर आप मेंटेन या ओन करते हो तो उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनली एकदम नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अदर सोर्स में स्पेशल रेट वाला इनकम हमने दिखाया था और जो डिविडेंड का इनकम हमने दिखाया था उसका पीरियड वाइज ब्रेकअप हमें देना है। कौन सा पीरियड है यहाँ पर देख सकते हो, 1 अप्रैल से लेकर 15 जून, 16 जून से लेकर 15 सितंबर, 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से लेकर 15 मार्च और आखिरी में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च, ये 15 दिन। तो जिस पीरियड में आपको इनकम आया हुआ है उस पीरियड में उतना उतना आप इनकम इंटर कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि ये 30,000 रुपया जो स्पेशल रेट वाला इनकम है वो हमें इस महीने में मिला था। हम फेक कर रहे हैं वैसे ही, लेकिन आपके पास तो डेटा होगा तो आप उस हिसाब से इंटर करिएगा। ये जो एरर आता है, एक बार आप सही डिटेल जब भर दोगे किसी बॉक्स में तो उसको दोबारा जाकर यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे तो चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिविडेंड का पीरियोडिक ब्रेकअप इंटर करने का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देते हैं अपने स्टेटमेंट के हिसाब से। हमने तो ऐसे ही फेक ब्रेकअप इंटर किया हुआ, लेकिन आपको अपने डेटा के हिसाब से ब्रेकअप इंटर कर देना है। अब ब्रेकअप इंटर करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा कन्फर्म का, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपके केस में है या दूसरा कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको आप जल्दी से भर दीजिए, बहुत ही आसान ये शेड्यूल है। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि एग्जेम्प्ट होगा, उसको यहाँ पर इंटर करना। हमारे केस में कोई एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे, एग्रीकल्चर इनकम है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से ऐड एग्रीकल्चर इनकम का पेज आ जाता है। सबसे पहले ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट का अमाउंट हमें इंटर करना है, हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ है एग्रीकल्चर इनकम को जनरेट करने के लिए वो हम इंटर कर देंगे। कोई लॉस था प्रीवियस ईयर का जो कि एग्रीकल्चर करते समय हुआ है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर दोगे तो और माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। अब यहाँ पर नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गया है। अब ये वैसे तो एग्जेम्प्ट है लेकिन हमारे टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए इसका बहुत ही अहम योगदान होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ ही है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, ऐड के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो एग्रीकल्चर इनकम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारे और भी डिटेल दिए गए हैं, कुछ एप्लीकेबल होगा तो आप डिटेल इंटर कर सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर हम आ गए हैं। देखिए बहुत सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है, जो आसान थे उनको तो हमने भर दिया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एग्जेम्प्ट इनकम के जरिए। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हम शेड्यूल वीडीए भर देंगे और उसके बाद हम कैपिटल गेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शेड्यूल वीडीए पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज आ गया है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि क्वार्टरली ब्रेकअप हमें इंटर करना पड़ेगा शेड्यूल वीडीए के लिए भी। अब शेड्यूल वीडीए का डिटेल तो यहाँ पर इंटर करना है, लेकिन जो क्वार्टरली ब्रेकअप होता है वो कैपिटल गेन वाले पेज पर इंटर करना होता है, तो आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। यही प्रॉब्लम है ITR 2 में कि आप अगर स्किप करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा शेड्यूल किससे कनेक्टेड है। फिलहाल ये पॉपअप आया है, इसको हम हटा देंगे ओके पर क्लिक करके। अब इस तरीके से पेज आ गया है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया होता है, एवरी ट्रांजेक्शन, डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर टू बी फील्ड वेयर इन ट्रांसफर इज अ ट्रांजेक्शन। मतलब जितनी बार भी आपने ट्रांसफर किया हुआ है, सेल किया हुआ है कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स, हर एंट्री को आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आपने अगर दिन में 10 बार ट्रांसफर किया हुआ है, सेल किया हुआ है कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट, तो 10 के 10 एंट्री करने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी स्टेटमेंट होगा जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर आप करते हो वहां से आपको मिल जाएगा, तो डिटेल आपको उसके हिसाब से ही यहाँ पर इंटर करना है। हमने डेमो के लिए यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन रखे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा तो हम भर भी नहीं सकते, डेमो बना रहे हैं। तो वीडियो का यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर बाय सेल डेट वगैरह सब कुछ लिखा गया है। जल्दी जल्दी डिटेल हम इंटर कर देते हैं। पहले एक BTC हमने मान लीजिए ट्रांसफ़र किया हुआ था और यहाँ पर डेट है, बाय डेट, सेल का अमाउंट, एक्सपेंसेस, बाय, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, सब कुछ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं भर देता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस डेट को आपने परचेस किया था, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब किस डेट को आपने सेल किया था। ध्यान देना, ये जो डेट है हमने डेमो के लिए बनाया हुआ है, आपका जो डेट होगा आपके स्टेटमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदा था, और कंसिडरेशन रिसीव मतलब बेचने पर आपको कितना पैसा मिला।
तो 1 लाख रुपया यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्सपेंसेस जो होता है ट्रांसफर करने पर वो भी अलाउड नहीं होता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स में। तो डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका डिटेल भी आपको इंटर करना है। तो फटाफट हम डिटेल इंटर कर देते हैं। हमारे केस में यहाँ पर 3 ही ट्रांजैक्शन हमने रखा हुआ है डेमो के लिए, तो जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं। अब ये वाले ट्रांसफर में देखिए हमें लॉस हो गया था, लेकिन लॉस जो है वो दिखा नहीं सकते हैं, न लॉस का हम बेनिफिट ले सकते हैं, ना इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एक्सपेंसेस है, लेकिन देखिए एक्सपेंसेस हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कैपिटल असेट्स होता है तो वहाँ पर हम एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं कैपिटल गेन के लिए, लेकिन वर्चुअल डिजिटल असेट्स में नहीं कर सकते हैं। तो 3 ट्रांजेक्शन हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। आप देख सकते हो नॉर्मली क्या होता है कि शेयर आप सेल करते हो, 1 साल से ज़्यादा का अगर पीरियड होल्डिंग पीरियड है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। वहाँ पर आप एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ जितना प्रॉफिट हुआ है सब पर टैक्स देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लॉस हो जाता है किसी भी ट्रांसफर में, वो लॉस आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो। मतलब देखिए डिजिटल असेट्स 3 ट्रांजैक्शन है, एक में लॉस हुआ है 50,000 का, लेकिन आप इस 50,000 को ऊपर जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है या नीचे जो 60,000 प्रॉफिट हुआ है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर। तो जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स दो, लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। शेड्यूल समरी का पेज फिर से आ गया है। अब आप देख सकते हो शेड्यूल वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कैपिटल गेन वाला डिटेल भरेंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि क्वार्टरली ब्रेकअप हमें इंटर करना पड़ेगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें देखिए कुछ तो बॉक्सेस दिए गए हैं। जिस कैपिटल गेन का डिटेल आपको इंटर करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी का है तो पहला वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करने पर तो दूसरा वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर या म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करने पर तो तीसरा वाला, ठीक है। बॉन्ड या डिबेंचर है तो आप चौथा वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में बॉन्ड डिबेंचर तो नहीं है, तो ऊपर का 3 हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे भी पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आपको प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन है तो इस वाले सेक्शन में ही आपको डिटेल इंटर करना होता है। ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल आपको इंटर करना है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जल्दी से डेट हम इंटर कर देते हैं। डेट इंटर करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है, इस पर क्लिक करिए और ये आपको बता देगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है। अब डिटेल भरने के लिए नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस आ गए हैं। जो भी आपका डिटेल है यहाँ पर ही आपको इंटर करना है। हमने ऐसे ही डेमो के लिए बना कर रखा हुआ है। कैपिटल गेन में देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का ऐसे ही डेमो डिटेल हमने बनाकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें इंटर करना होता है, मतलब सेल करने पर कितना पैसा हमें मिला, अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से। जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे तो उस समय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या था जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लग सकता था। ये जो वैल्यू होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप दिखाते हो इस वैल्यू से कम नहीं दिखा सकते हो। 10% तक का मार्जिन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, मतलब इतना आप कम दिखा सकते हो। जिस क्षेत्र में आप होंगे वहां पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का वेबसाइट होता है ऑफिशियल, वहां पर आपको ये वैल्यू भी मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 15 लाख का हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया है। नीचे आएंगे डिडक्शन हम इंटर कर सकते हैं सेक्शन 48 का, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में हमने परचेस किया हुआ था। उसके बाद कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जैसे कि प्रॉपर्टी में आपने कुछ और एडिशन किया हुआ था तो वो अमाउंट का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। ट्रांसफर करते समय कोई एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में ये डिटेल है तो हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। तो डिटेल हमने इंटर कर दिया है। बैलेंस यहाँ पर अमाउंट आ गया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B अगर कुछ होगा तो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। अब जिसको हमने बेचा हुआ है उसका डिटेल भी हमें यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। तो जल्दी से हम डिटेल इंटर कर देते हैं, जैसे कि नाम, पैन नंबर देखिए ऑप्शनल है, आधार भी ऑप्शनल है, कितना % शेयर हमने सेल किया हुआ है, अमाउंट
और पूरा एड्रेस उसका इंटर करना है। तो जल्दी जल्दी हम इंटर कर देते हैं। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। हमने डेमो एड्रेस इंटर किया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। ऐसा फेक डिटेल कुछ भी इंटर नहीं करना है, ठीक है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। अब जैसे हमने ऐड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए रो ऐड हो गया है। अगर मल्टीपल बायर है, मतलब आप जिसको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो जॉइंट में ले रहा है ना, तो जो दूसरा बायर होगा उसके साथ में को ओनर, उसका भी डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते कि एक ही ओनर है, इसीलिए हमने 100% शेयर डाला हुआ था, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, और यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो लैंड और बिल्डिंग के सामने यहाँ पर STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रो भी ऐड हो गया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे ऐड करना वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर डेट आपको इंटर करना है कि किस दिन आपने परचेस किया था और कौन से दिन आपने सेल किया है। तो डेमो डेट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। 24 महीने से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते देखिए बहुत सारे यहाँ पर बॉक्सेस आ गए हैं। जो भी आपने ट्रांसफर किया हुआ है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको इंटर करना है। सबसे पहले जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो कितना पैसा आपको मिला वो अमाउंट आपको इंटर करना है। तो हमने यहाँ पर एक्सेल फाइल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी बना कर रखा हुआ है। जैसे शॉर्ट टर्म में डिटेल इंटर किया हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी इंटर करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है। क्या एडवांटेज है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर 40 लाख है, हम मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू इंटर करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्ट टर्म में कि 10% का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो अमाउंट इंटर कर देंगे। अब आएंगे नीचे डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है। यहाँ पर हमें परचेस करने का, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का और ट्रांसफर करने पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब का बेनिफिट लेने का बॉक्स मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में हमने परचेस किया हुआ था वो अमाउंट हमें इंटर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर 32 लाख है, तो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने इंटर किया तो नीचे देखिए ऑटोमेटिकली एक अमाउंट आ गया है। लगभग 37 लाख का अमाउंट आया है। मतलब जो हमने 32 लाख का परचेस किया हुआ था उसका वैल्यू आज की डेट में 37 लाख के आसपास हो गया है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपका अमाउंट जो है वो इन्फ्लेट कर दिया गया है, तो ये एक बेनिफिट हमें मिल जाता है। उसी तरीके से अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके वो डिटेल भी आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी में कुछ एडिशन करवाया, कोई कमरा वगैरह बनवा दिया, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए खर्च हो गए। ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट आप सिलेक्ट कर लो। 21 में तो हमने परचेस ही किया था, मान लो 21-22 में हमने कराया, तो यहाँ पर भी देखिए 2 लाख का हमने कराया था, लेकिन 2,19,000 का डिडक्शन हमें मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्यों? इंडेक्सेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गया है। उसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर आपने किया होगा तो उसको आप इस वाले बॉक्स में दिखा सकते हो। तो टोटल देखिए यहाँ पर 39,69,226 हो गया है और बैलेंस यहाँ पर 30,774 रुपया ही बचा है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम हटा देते हैं। हमारे केस में मान लेते हैं कि है नहीं, हमने डेमो में बनाया नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। लेकिन आपके केस में होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। बट आपके केस में अगर होगा तो डिटेल इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000 के आसपास हो गया है। नीचे आएंगे, कोई डिडक्शन का बेनिफिट आपको लेना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए। बहुत सारे डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो, सेक्शन 54, 54B, EC और F। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट करिए और उसका अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 54 का आप बेनिफिट लोगे तो इसका भी डिटेल आगे चलकर आपको देना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था। उसी तरीके से दूसरा भी आप कोई बेनिफिट ले सकते हो अगर होगा तो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हुआ है उसका डिटेल हमें इंटर करना है, जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंटर किया हुआ था। जल्दी जल्दी हम कर देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे तो रो ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिटेल भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आपको ऐड का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो लैंड और बिल्डिंग और बोथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पर जो कैपिटल गेन होता है वो डिटेल आप इस तरीके से इंटर कर सकते हो। लॉस होगा तो यहाँ पर लॉस दिखाई देगा, ठीक है। लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने पर हो रहा है या म्यूचुअल फंड रिडीम करने पे हो रहा है तो उसका डिटेल इंटर कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 111A के तहत आप वो डिटेल इंटर करते हो। ये वाले रो पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड डिटेल्स का बटन है, क्लिक करना है। यहाँ पर सेक्शन 111A है, ये सिलेक्ट करिए।
जैसे ही सेलेक्ट करोगे नीचे डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिटेल कैसे इंटर करना है जल्दी से हम वो भी जान लेते हैं। हमने यहाँ पर देखिए डेमो बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। आप स्टॉक सेल कर रहे हो या म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हो, जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या जो भी लॉस है, सबको एक जगह पर आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि हमने स्टॉक सेल किया तो उसमें लॉस हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड हमने सेल किया तो उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो सारा कुछ आपको एक जगह पर नोट डाउन कर लेना है और उसका टोटल आपको बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट डिटेल इंटर करने की जरूरत नहीं है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, जो भी आपने सेल किया हुआ है, तो सेल करने पर टोटल अमाउंट आपको कितना मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल अमाउंट है 764,450 अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 आपको मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में परचेस किया हुआ था, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर जो आपने ट्रांसफर किया तो जो खर्चा किया हुआ था उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे केस में है 750, वो इंटर कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी है, वो भी हम इंटर कर देंगे। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब नीचे बैलेंस आ गया है, ठीक है। उसके बाद कोई लॉस जो डिसअलाउ हुआ है तो वो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन भी ऐड हो जाएगा। हमारे केस में नहीं है। नीचे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे एक्सेल शीट से मैच भी हो रहा है, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसका आपको क्वार्टरली ब्रेकअप भी डालना होता है। तो शेयर मार्केट का आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, जिस प्लेटफॉर्म पर करते हो, वहां से आपको स्टेटमेंट मिलता है। तो किस पीरियड में आपने कितना सेल किया हुआ है और कितना प्रॉफिट आपको बन रहा है, वो सब आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इन सब चीजों के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते जाएंगे। एक बार में आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो डेमो को कंटिन्यू रखते हुए चीजों को हम समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है, ऐड का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ गया है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एंट्री करना है। तो ये वाला रो है सेक्शन 112A का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, लेकिन डिटेल इंटर करने का तो आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अलग से एक शेड्यूल है 112A। इस शेड्यूल में हमें डिटेल भरना होगा, तो यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना है। मान लो आपको कोई डिडक्शन है सेक्शन 54F का, जिसको आप यूज करना चाहते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, तब आप अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे जाना है व्यू शेड्यूल 112A पर। यहाँ पर लिंक दिया गया है, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से शेड्यूल 112A का पेज आ जाता है। बहुत सारा आपका ट्रांजैक्शन है, तो आपको आपके ब्रोकर के पास से या जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रांजैक्शन करते हो वहां से CSV टेम्पलेट भी मिल सकता है, CSV फाइल भी मिल सकता है, तो उसके जरिए आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप मैनुअल डिटेल इंटर कर सकते हो। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करो, इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है स्टॉक सेल करने पर या म्यूचुअल फंड रिडीम करने पर, तो वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक आपने कब लिया हुआ था, 31 जनवरी 2018 से पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद। 31 जनवरी 2018 से पहले आपने लिया होगा तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे कि ISIN कोड, उसके बाद आपका जो यूनिट है म्यूचुअल फंड का या शेयर का, उसका नाम, और उसके बाद आपको नंबर्स भी देने पड़ेंगे कि कितना शेयर आपने सेल किया या आपके कितने यूनिट आपने रिडीम किए, और फिर सेल प्राइस पर शेयर और पर यूनिट भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू क्या था पर शेयर या पर यूनिट एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे। अगर शेयर या म्यूचुअल फंड जो कि आपने सेल किया है या रिडीम किया है इस साल में, वो आपने परचेस कब किया था, वो 31 जनवरी 2018 के पहले आपने परचेस किया था, तब आपको ये डिटेल देने होंगे। अदरवाइज आपको ये सारे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अगर 31 जनवरी 2018 के बाद आपने परचेस किया था, 31 जनवरी 2018 के बाद आपने परचेस किया होगा, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर और कितने में आपने सेल किया था, बस इतना ही आपको देना है। अब मान लेते हैं कि 31 जनवरी 2018 के बाद हमने परचेस किया हुआ था, तो ये सारे डिटेल हम अपने डेटा से भर देते हैं। हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऊपर देखिए यहाँ पर स्टॉक या म्यूचुअल फंड का टोटल हमें इंटर करना होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप चाहो तो अलग अलग इंटर कर सकते हो। मान लीजिए ये स्टॉक का अमाउंट है और ये म्यूचुअल फंड का, तो दोनों का अलग अलग भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ।
पहले तो आपने कितने में बेचा वो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। उसके बाद कितने में आपने खरीदा था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंटर करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, सारा डिटेल हमने भर दिया। उसके बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। देखिए रो ऐड हो गया है और प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। अब मान लो म्यूचुअल फंड का अलग से डालना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करो, फिर से आप सेलेक्ट कर लो आफ्टर 31 जनवरी और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करो। एक्सपेंसेस है 250 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब रिडीम करने पे कितना अमाउंट मिला है वो हमने इंटर कर दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, ये डेमो हम बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट इंटर कर रहे हैं वो डेमो अमाउंट है। अदरवाइज कुछ लोग बोलेंगे कि इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, इतना एक्सपेंसेस कैसे हो रहा है, ये सब आपको आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि आप जब डिटेल इंटर करोगे तो आप अपने ब्रोकर या जो प्लेटफॉर्म पर आप ट्रांजैक्शन करते हो वहां पर से जो स्टेटमेंट मिलेगा, डिटेल मिलेगा, उसके हिसाब से करोगे तो आप सही तरीके से यहाँ पर डिटेल इंटर कर पाओगे। ठीक है, सारा डिटेल इंटर कर दो तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आप देख सकते हो एक और रो ऐड हो गया है। आपके पास और भी ट्रांजैक्शन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड रिडीम करने पर जो होता है उसको दिखा सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर शेड्यूल 1128 कंफर्म हो गया है। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था शेयर या म्यूचुअल फंड का वो हमने भर दिया हुआ है। अब क्या करना है, फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन्स में आपको जाना है। शेड्यूल कैपिटल गेन्स में आपको बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिटेल हैं जो कि रिलेटेड है दूसरे शेड्यूल से, इसीलिए उन सबको बारी बारी से भरना पड़ेगा और फिर से बार बार आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना पड़ेगा। फिलहाल शेड्यूल कैपिटल गेन पर हम क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। उसके अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड का भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें दिखाई दे रहा है। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ गया है और टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पर आ गया है। टोटल जो कैपिटल गेन है वो अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए वर्चुअल डिजिटल असेट से जो कैपिटल गेन हुआ था वो भी हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे तो ये टोटल कैपिटल गेन है। अब देखिए ये 3 यहाँ पर रो दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई डिडक्शन क्लेम करते हो कैपिटल गेन के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे गेन दिखाए प्रॉपर्टी वाले में भी और शेयर या म्यूचुअल फंड वाले में भी, तो वो सब क्लेम अगर आप लेते हो तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा आपने डिडक्शन लिया था। जैसे कि मैंने 54F का आपको एग्जाम्पल दिखाया था, तो सिलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर आपको उसका डिटेल भी इंटर करना पड़ेगा। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया था सेक्शन 54F से रिलेटेड उसका डिटेल भी इंटर करना पड़ेगा और डिटेल इंटर करने के बाद सेव कर देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉस विद करंट ईयर कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लो आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ होता या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ होता तो उसका अमाउंट यहाँ पर एडजस्ट हो जाता ऑटोमेटिकली, इस साल वाला। ठीक है, पिछले साल का लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वो हम आगे देखेंगे। इस साल में ही आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ होता या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ होता तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारे केस में है नहीं तो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपके केस में अगर होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये F वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल और रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। इस सेक्शन में आपको पीरियड वाइज डिटेल इंटर करना पड़ता है कैपिटल गेन का, और ये अगर इनकम्प्लीट होता है या रॉन्ग हो जाता है तो ITR आपका फाइल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको शेड्यूल BF-LA आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर यहाँ पर आना है। ठीक है, तो फिलहाल हम फिर से शेड्यूल समरी पर जाएंगे और शेड्यूल समरी पर जाने के लिए यहाँ नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर शेड्यूल CY-LA है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उसके अलावा सैलरी वगैरह है। सैलरी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से एडजस्ट हो गया तो इतना सैलरी बचा है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरे भी इनकम आपको दिखाई दे जाते हैं। कोई भी अगर लॉस हुआ है करंट ईयर में तो इस पेज पर ही आपको उसका एडजस्टमेंट दिखाई देता है, तो सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको जाना है और यहाँ पर कंफर्म का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है, नीचे आएंगे तो CY-LA भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल BF-LA है, बट इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है शेड्यूल CF-LA पर। इस पर क्यों क्लिक करना है, क्योंकि अगर कोई पिछले साल का लॉस है तो
तो उसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड सबसे पहले कर लेना है। शेड्यूल CFL पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे असेसमेंट ईयर दिए गए हैं। तो पिछले साल हमने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था। अब आप देख सकते हो 10,000 का यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 4,000 का है। तो ये इस साल इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अमाउंट यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। इस पर क्लिक करो और एडिट ऊपर बटन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अमाउंट को एडिट भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा पिछले साल ITR में आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पिछले साल आपको लॉस था लेकिन आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया या ड्यू डेट के पहले नहीं किया तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिटेल चेक कर लीजिएगा या तो इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर कंप्यूटर सेटअप का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। शेड्यूल CYLA कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल BFLA में जाएंगे। अब शेड्यूल BFLA में आपको आपका फाइनल अमाउंट दिखाई देगा और इस साल का कुछ लॉस होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा पहले ही। ठीक है, सैलरी देखिए हमारा कम हो गया है क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैपिटल गेन का भी एडजस्टमेंट हुआ है। जो पिछले साल का लॉस था वो सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो गया है और जो आखिरी में आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है वो फाइनल अमाउंट है। उसका ही ब्रेकअप आपको इंटर करना है कैपिटल गेन वाले पेज पर। तो ये अमाउंट आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिलहाल नीचे जाएंगे इस पेज पर और कंप्यूटर सेटअप का आपको बटन दिखाई देता है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि क्वार्टरली ब्रेकअप हमें देना है तो वो हम आगे चलकर देने वाले हैं। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज फिर से आ गया है। अब हमें जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन पे। इस बार फाइनल जाना है और क्वार्टरली ब्रेकअप का डिटेल इंटर करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलेक्टेड है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, एडिट कर लो। एडिट पर क्लिक करते इस तरीके से बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। अब आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो। सबसे ऊपर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर और म्यूचुअल फंड है। इसको हम फिलहाल बाद में करेंगे। जो इजी वाले हैं सबसे पहले उनको कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी है नंबर 3 पे। उसके बाद नंबर 5 पर है 10% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर और म्यूचुअल फंड। और उसके बाद 6 नंबर पर भी प्रॉपर्टी वाला कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म वाला 20% का। तो सही सेक्शन में आपको अमाउंट इंटर करना है, गलती से ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी है 2,40,000। एक्चुअल में 250 था लेकिन 10,000 जो पिछले साल का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो एडजस्ट हो गया है, इसीलिए 240 हो गया है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हमने सेल कब किया था अपने डेमो में 31 मार्च को। तो यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे और एकदम आखिरी में जाएंगे, यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ठीक है, तो जो एरर था वो गायब हो गया है और अमाउंट हमने इंटर भी कर दिया हुआ है। आखिरी में आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना है, ऊपर आपको पीरियड दिखाई दे जाता है तो जिस पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा गेन वहां पर आपको एंट्री करना है। हमने अपने डेमो में 31 यूज किया था। आपका एक्चुअल में जो डेट होगा प्रॉपर्टी सेल का उसके हिसाब से आप एंट्री करिएगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये देखिए 246,332। ये भी 256 था लेकिन पिछले साल का जो लॉस था 4,000 का वो एडजस्ट हो गया है। और इसका डेट भी हमारे केस में 31 है क्योंकि हम डेमो बना रहे थे। लेकिन आपके केस में जब सेल का डेट होगा तो उस हिसाब से पीरियड में इंटर करिएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्रॉपर्टी पर था वो हमने इंटर कर दिया हुआ। नीचे आएंगे, यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल असेट्स का भी आपको एंट्री करना होता है। इसका भी हमने 31 मार्च लिया हुआ था डेमो के लिए तो आखिरी में इंटर कर देंगे। लेकिन आप जब भरोगे तो स्टेटमेंट में दिया गया होगा कौन से पीरियड में कितना गेन हुआ है, उस हिसाब से भरना। ठीक है, इनकेस अगर आपको लॉस है तो यहाँ पर सब में 000 ही इंटर करना है। और इनकेस कभी किसी पीरियड में आपको गेन है, किसी पीरियड में लॉस है, तो आगे मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले केस में किस तरीके से वैसे कंडीशन को एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव फिगर आप डाल नहीं सकते हो। ठीक है, अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। पहले ही बॉक्स में यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है लेकिन पहले बॉक्स में हमारा एक्चुअल में है नहीं, हमारा अमाउंट आखिरी वाले बॉक्स में आएगा। और इसका मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ क्यों। पहले पीरियड में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 जून में हमें 15,000 का गेन हुआ था शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमने यहाँ पर 0 इंटर किया। दूसरे पीरियड में भी हमें 6,000 का गेन हुआ था, फिर भी हमने यहाँ पर 0 इंटर किया। तीसरे पीरियड में हमें 12,000 का लॉस हुआ था। चौथे पीरियड में भी हमें 20,000 का लॉस हुआ था।
और 5वें पीरियड में हमें 24,200 का फायदा हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या है, हमने स्टार्टिंग का 2 एंट्री क्यों नहीं किया, 0-0 क्यों इंटर किया हुआ है? क्योंकि जो 3rd है और 4th है यहाँ पर हमें लॉस हुआ था और माइनस का एंट्री आप कर नहीं सकते हो। आप सोचोगे कि हम -12,000 -20,000 डाल दे, तो नहीं डाल सकते हो। तो हमें पहले ही क्या करना होगा कि देखिए पहले पीरियड में 15,000, दूसरे में 6 तो 21,000 हो गया। 3rd में 12 का लॉस है तो 21 को 12 से एडजस्ट कर देंगे तो 9,000 पॉजिटिव बचेगा। 4th में फिर से लॉस है तो 20,000 में से 9,000 को हम माइनस कर देंगे। तो अब चौथे पीरियड में 11,000 का लॉस हो रहा है, मतलब कोई भी प्रॉफिट है ही नहीं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से अगर हम इसको टोटल देखेंगे तो। ठीक है, फिर 5वें पीरियड में प्रॉफिट हुआ 14,200, जिसमें से 11,000 का जो लॉस था वो हमने माइनस कर दिया तो 13,200 प्रॉफिट बचा। तो 13,200 कैपिटल गेन बचा है और ये गेन जो है आखिरी वाले पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है, टोटल लॉस हुआ है, जैसे कि हमारे केस में तो गेन है, आपको लॉस हुआ है तब तो सब में 0,0,0 ही इंटर करना है और जो लॉस होगा आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म हमने दिखा दिया। अब लॉन्ग टर्म में देखिए हमें लॉस नहीं है किसी भी पीरियड में, सब गेन है। तो ये जैसे है वैसे ही आपको एंट्री करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए 196,300 है तो यहाँ पर पहले ही पीरियड में 196,300 दिया गया है, इसको हटा देंगे और 14,000 इंटर करेंगे। सेकेंड पीरियड में देखिए 0 है, 3rd पीरियड में 60, 4th में 25। जब हम अमाउंट इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, ये एरर अपने आप हट जाएगा। और अगर नहीं हटता है तो आपको क्या करना है, फिर से सारे अमाउंट री इंटर करना है। जब री इंटर करेंगे तो सारे आपके एरर हट जाएंगे। लेकिन अगर शेड्यूल BF-LA में जो फाइनल अमाउंट था इन सबको जोड़ने के बाद उतना ही अमाउंट नहीं आ रहा है तब एरर नहीं हटेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चाहे शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या प्रॉपर्टी सेल करने पर हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है पीरियड वाइज। आप चाहो तो सारा टेबल एक बार फिर से चेक कर लो, सब कुछ अगर सही होगा तो नीचे आपको आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका डिटेल मैच होगा BFL से तभी इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा। सारा डिटेल हमने कैपिटल गेन का भी भर दिया हुआ है, अब कुछ भी भरना बचा नहीं है इस पेज पर। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है, कैपिटल गेन भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है फाइनली। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो बचा हुआ है उसको आप देख सकते हो, शेड्यूल स्पेशल इनकम। इसको देखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सारा कुछ हमने भर दिया है पहले ही, फिर भी आप चाहो तो इसको ओपन करो और कंफर्म कर दो। ये देखिए यहाँ पर रेट दिया गया है, कौन से इनकम है, उस पर क्या टैक्स लगने वाला है। ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा एक बार और नीचे कंफर्म का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। अब जो इंपॉर्टेंट है वही हम भर देते हैं, जैसे कि चैप्टर 6A जो कि डिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। और इनकम टैक्स का जो डिटेल हमें भरना है टैक्स पेड में वो हम पहले भर लेते हैं। उसके बाद पार्ट B TI और पार्ट B TTI ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिडक्शन वाला हम भर देते हैं, शेड्यूल 6A, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब डिडक्शन इंटर करने का पेज आ गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हो तो आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ था तो कैसे स्क्रीन दिखाई देगा वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सेम टू सेम इसी तरीके से स्क्रीन आएगा। पार्ट B में ऐड अनदर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा डिडक्शन का, लेकिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब कुछ लॉक होगा। यहाँ पर देखिए एक ही डिडक्शन अवेलेबल है 80 CCD 2 का, उसके अलावा सारे के सारे लॉक है, मतलब आप दूसरा कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हो डिडक्शन का। उसी तरीके से नीचे आओगे, पार्ट C CA एंड D है, यहाँ पर भी ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। सारे डिडक्शन यहाँ पर भी लॉक है। तो इस तरीके से नए टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट लगभग नहीं मिलने वाला है, लेकिन जिन्होंने पुराना टैक्स सिस्टम चूज किया हुआ है उनको इस तरीके से पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर पार्ट B, पार्ट C CA एंड D है। सबसे पहले पार्ट B में ऐड अनदर पर क्लिक करिए, इस तरीके से पेज आएगा। डिडक्शन में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमारे केस में ATC एप्लीकेबल है, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना है टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है, बाइफरकेशन आप इंटर नहीं कर सकते हो। अमाउंट हमने इंटर कर दिया। इस तरीके से हमें एरर दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका अमाउंट सही है तो एरर को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाओ, ऐड पर क्लिक कर दो। ATC हमारा ऐड हो गया है। दूसरा कोई डिडक्शन है तो क्लिक करिए फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करिए। डिडक्शन का फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, चेकआउट कर लीजिए कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें से फिलहाल कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आएंगे नीचे, यहाँ पर
पार्ट सी CA&D है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 डिडक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं, तो ये हमारे काम के नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। ऐड अनादर पर क्लिक करते ही सेक्शन 80 TTA यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल गया है। हमारे केस में 2700 के आसपास कुछ है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। 10,000 तक का इंटरेस्ट आप सेक्शन 80 TTA में क्लेम कर सकते हो अगर आपने अदर सोर्स में दिखाया है तो, ठीक है। तो ऐसे एक रैंडम अमाउंट हम डाल देते हैं, लेकिन आपको सही अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपके लिए सेक्शन 80 TT भी ओपन होगा, ठीक है, ये ब्लॉक होगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ और एप्लीकेबल होगा तो आप भर दीजिएगा और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब 80C और 80 TTA हमने भर दिया हुआ है, 80D और 80G बचा हुआ है। इन दोनों का अलग से शेड्यूल है। अब जो एप्लीकेबल डिटेल थे वो हमने भर दिए। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिडक्शन का भी शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80D और 80G का अलग से शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया हुआ था। तो अब अगर आपके लिए एप्लीकेबल है और शेड्यूल को लाना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। यहाँ पर ऐड मोर शेड्यूल का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है और यहाँ डिडक्शन में जाएंगे और यहाँ पर 80G और 80D को भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से ये पॉपअप आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए 24 शेड्यूल हमने सिलेक्ट किया था, अब 26 हो गया है। स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। जो हमने भरा हुआ था वो सारे भरे ही रहेंगे, कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 80G और 80D भी आ गया है। अब शेड्यूल जब आ गया है तो 80G का डिटेल आप भर सकते हो और डोनेशन से रिलेटेड अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसी तरीके से सेक्शन 80D का भी डिटेल आप भर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो उससे रिलेटेड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। सारा कुछ आप भर दो। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है शेड्यूल समरी के पेज पर। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पर टैक्स पेड का एक आपको शेड्यूल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपको TDS है या आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो इसको आप जरूर चेक करिएगा। अब टैक्स पेड का इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको प्री फील्ड आ जाते हैं, जैसे कि हमारा TDS का डिटेल था वो यहाँ पर प्री फील्ड आ गया है। सैलरी पर अगर TDS डिडक्ट होगा तो पहले रो में आएगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी TDS डिडक्ट हुआ होगा तो सेकंड वाले रो में आएगा। अगर कुछ भी रॉन्ग है, आपको सही अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर मोड दिया गया है, एग्जिस्टिंग मोड ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि मल्टीपल TDS डिडक्ट हुआ है तो जिसमें रॉन्ग है वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे रॉन्ग है और जो भी रॉन्ग होगा उसको आप सही कर दीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो क्रेडिट है TDS का क्रेडिट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये वाला बॉक्स आप जरूर फीड करिएगा, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी हेड ऑफ इनकम में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है या तो ये एम्प्टी होता है, कुछ सिलेक्टेड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जो सही हेड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब TDS का डिटेल तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट का अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। कुछ मिसिंग होगा और चालान का डिटेल आपके पास है तो मैनुअली भी आप इसको ऐड कर सकते हो। अब इनकम टैक्स पेमेंट कैसे करना है, कैसे डिटेल इंटर करना, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। टोटल टैक्स पेड का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल थे सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। अब आपको नीचे जाना है पार्ट बी TI में। यहाँ पर आपके इनकम का कंप्यूटेशन होगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चेक कर लेना है किस तरीके से कंप्यूटेशन हुआ है। क्लिक करते ही इस तरीके से पार्ट बी TI का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपका सारा इनकम आपको दिखाई दे जाएगा, हेड वाइज दिखाई दे जाता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए आप शो डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाता है इस तरीके से, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 1 लाख का एग्जेम्पशन होता है वो कैसे क्लेम करना है। दोस्तों यहाँ पर ही उसका कंप्यूटेशन हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप चेकआउट कर सकते हो। लॉस वगैरह किस तरीके से एडजस्ट हुए सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ये देखिए करंट ईयर का लॉस है और ये प्रीवियस ईयर का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। आपका फाइनल इनकम भी दिखाई दे जाता है। चेकआउट कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो उस शेड्यूल पर जाकर आप उसको सही भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर से
से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। पार्ट बी टीआई भी हमारा कंफर्म हो गया है। नीचे आएंगे पार्ट बी टीटीआई, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। कितना टैक्स बन रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब हमारे केस में टैक्स ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे इनकम को ऐड किया हुआ है डेमो बनाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इतना हमें दिखाई दे रहा है। देखिए टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप भी देख लीजिएगा। डिटेल चाहिए, ब्रेकअप चाहिए तो शो डिटेल्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ब्रेकअप भी मिल जाता है कि किस इनकम पर कितना टैक्स लगा है। तो इस तरीके से आप टैक्स कंप्यूटेशन को चेकआउट कर सकते हो। नीचे आओगे तो जो भी आपने टैक्स पेड किया हुआ था वो माइनस हो जाएगा और फाइनल अमाउंट पेबल या रिफंड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब जो भी टैक्स पेबल होगा उसका पेमेंट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। पेमेंट कैसे करना है उसका ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बट इन केस अगर रिफंड होगा तो इस तरीके से आपको अमाउंट दिखाई देगा। उसके बाद नीचे एक और सवाल पूछा जाता है, इस सवाल का जवाब आपको दे देना है। हमारे केस में नो है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। इस तरीके से प्रीव्यू रिटर्न का पेज आ जाता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स से क्लिक कर दीजिएगा। प्लेस में देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस आया, आप चाहो तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इंटर कर सकते हो या एरिया का नाम भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। जो भी डिटेल अभी तक हमने भरा हुआ था सारा कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर सारे शेड्यूल दिए गए हैं। इसको आप चाहो तो फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ITR टेक्निकली बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, कोई भी एरर फाउंड नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। ध्यान दीजिएगा वेरिफिकेशन कंपलसरी है, चाहे अभी करो चाहे बाद में, लेकिन वेरिफिकेशन करना, उसके बाद ही ITR प्रोसेस होगा। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं वेरिफिकेशन के। हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, ई वेरीफाई नाउ, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मेथड हैं, जो भी आपके लिए सही होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। हमारे केस में हमने आधार OTP का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, कंटिन्यू पर क्लिक किया तो एक पॉपअप आ गया है। इस पॉपअप में लिखा गया है कि आधार मोबाइल नंबर पर हमें OTP आएगा और OTP सेंड करने के लिए हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP का यहाँ पर बॉक्स आ गया है और OTP आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका ITR फाइल हो चुका है। नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल ID पर भेजा जा चुका है। ITR का कॉपी डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से ITR 2 आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। इस वीडियो में ITR 2 के जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे सबको हमने कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब ITR कितने दिन में प्रोसेस होगा, रिफंड कितने दिन में आएगा, या ITR से जुड़े हुए दूसरे इश्यूज के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।